हाँ जी, आ रही होगी आप सभी लोगों को आवाज। अब सुनना देखो, अपनी जो क्लास चल रही थी लास्ट, उसके अंदर हमने कॉम्पटन प्रभाव स्टार्ट किया था ना। तो अब अपन कॉम्पटन प्रभाव को थोड़ा और आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले कल अपन ने उसको डिफाइन कर दिया था, और आज की क्लास के अंदर अपन ये बताएंगे कि क्लासिकल क्यों उसको समझाने में असफल रही, और फिर क्वांटम यांत्रिकी में किस तरीके से उसकी सफल व्याख्या की गई। ठीक है, तो आपका 5-7 मिनट बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए, बिल्कुल है ना, सटीक ध्यान देना। देखो, इसके बाद में हेडिंग आएगी चिरसम्मत की असफलता। क्या हेडिंग आएगी? चिरसम्मत की असफलता, यानी क्लासिकल क्यों फेल हो गया, इसको अपन को यहां पे समझना है। तो थ्योरेटिकल है, मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूं, सुनो देखो। क्लासिकल क्वांटम प्रभाव को समझाने के अंदर क्यों असफल रहा। क्लासिकल ये कहता है, सुनना मेरी बात ढंग से, क्लासिकल ये कहता है कि जब भी अपन ग्रेफाइट पर किसको आपतित करते हैं, फोटोन को आपतित करवाते हैं, यानी एक्स किरण का फोटोन आपतित करवाते हैं किसके ऊपर? ग्रेफाइट के ऊपर। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में ग्रेफाइट है, और इस ग्रेफाइट पर हमने क्या आपतित किया? एक्स किरण का फोटोन आपतित किया है, जिसकी आवृत्ति कितनी होती है? न्यू, और फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है? एच न्यू होती है। ठीक है, तो क्या है कि ये जो ग्रेफाइट है, इस ग्रेफाइट में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इस फोटोन से ऊर्जा ले लेते हैं, और इस फोटोन से ऊर्जा को लेकर वो क्या करते हैं? कंपन करना प्रारंभ कर देते हैं, और कंपन करना प्रारंभ कर वो क्या करते हैं? उसी ऊर्जा का दूसरा फोटोन क्या कर देते हैं? उत्सर्जित कर देते हैं। मेरी बात सुनना, जो लाइन बोल रहा हूं मैं, उसी ऊर्जा का दूसरा फोटोन उत्सर्जित कर देते हैं। उसी ऊर्जा का, उसी ऊर्जा का मतलब ये हो गया कि जो फोटोन यहां से उत्सर्जित होगा, यानी यहां से जो फोटोन प्रकीर्णित होगा, उस फोटोन की जो एनर्जी है वो सेम इसी फोटोन की एनर्जी के बराबर होगी। अगर इसी एनर्जी के बराबर होगी, तो उस कंडीशन के अंदर क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि ये अगर प्रकीर्णित फोटोन है, तो प्रकीर्णित फोटोन की अपन आवृत्ति क्या लेते हैं? न्यू डैश लेते हैं, और आपतित फोटोन की आवृत्ति अपन क्या लेते हैं? न्यू लेते हैं। तो प्रकीर्णित फोटोन की आवृत्ति न्यू डैश, आपतित फोटोन की आवृत्ति न्यू डैश, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तभी तो उस कंडीशन के अंदर आप कह सकते हो कि आपतित फोटोन की ऊर्जा और प्रकीर्णित फोटोन की ऊर्जा क्या होगी? सेम होगी। पर प्रयोग तो ये कहता है ना कि प्रकीर्णित फोटोन की आवृत्ति कम हो जाती है, जबकि क्लासिकल क्या कहता है? प्रकीर्णित फोटोन की जो ऊर्जा है वो आपतित फोटोन की ऊर्जा के समान ही रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रयोग ये कहता है कि प्रकीर्णित फोटोन की आवृत्ति आपतित फोटोन की आवृत्ति से कम हो जाती है, जबकि क्लासिकल फिजिक्स ये कहती है कि उनकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यही कारण है कि क्लासिकल इस बात को समझाने में असफल रहा कि आखिरकार प्रकीर्णित फोटोन की आवृत्ति आपतित फोटोन की आवृत्ति से कम क्यों होती है, यानी वेवलेंथ प्रकीर्णित फोटोन की आपतित फोटोन की वेवलेंथ से ज्यादा क्यों होती है, इस बात को क्लासिकल नहीं समझा पाया। तो अब आप लोग हेडिंग लगाओ, छोटी सी हेडिंग है, चिरसम्मत की असफलता। चिरसम्मत की असफलता, छोटे छोटी सी बात है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है कि आखिरकार क्लासिकल क्यों इस बात को समझाने में असफल रहा। लिखो, चिरसम्मत की असफलता के अंदर लिखना, हाँ जी, लिखो, चिरसम्मत के अनुसार, चिरसम्मत के अनुसार जब फोटोन ग्रेफाइट पर आप होता है, जब फोटोन ग्रेफाइट पर आपतित होता है, तो इलेक्ट्रॉन उसकी ऊर्जा को अवशोषित करता है, तो इलेक्ट्रॉन उसकी ऊर्जा को अवशोषित करता है, और कंपन करते हुए, और कंपन करते हुए उसी ऊर्जा का, और कंपन करते हुए उसी ऊर्जा का दूसरा फोटोन दे देता है।
उसी ऊर्जा का दूसरा फोटोन दे देता है, अर्थात आपतित एवं प्रकीर्णित फोटोन की, अर्थात आपतित एवं प्रकीर्णित फोटोन की आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु कॉम्पटन प्रभाव के अनुसार, परंतु कॉम्पटन प्रभाव के अनुसार परंतु कॉम्पटन प्रभाव के अनुसार आवृत्ति कम हो जाती है, परंतु कॉम्पटन प्रभाव के अनुसार आवृत्ति कम हो जाती है, अतः चिर सम्मत विज्ञान, अतः चिर सम्मत विज्ञान कॉम्पटन प्रभाव को समझाने में, कॉम्पटन प्रभाव को समझाने में असफल रहा, असफल रहा, असफल रहा। ओके, आइएगा वो ना, ध्यान दीजिएगा। अब हेडिंग लगाइएगा, कण यांत्रिकी द्वारा सफल व्याख्या, कण यांत्रिकी द्वारा सफल व्याख्या। आ जाओ अब, पहले डायग्राम समझ लो है ना, और फिर कैलकुलेशन करेंगे ना। बहुत सिंपल है, छोटी सी कैलकुलेशन है, ज्यादा बड़ी नहीं है। आइएगा सर, है ना, देखिएगा। तो कुछ इस तरीके से ये है मेरे पास में इलेक्ट्रॉन, दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन दिख रहा होगा। चलो आओ ना, ये मेरे पास में इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन कैसा इलेक्ट्रॉन है, स्थिर इलेक्ट्रॉन है। कैसा इलेक्ट्रॉन है, स्थिर इलेक्ट्रॉन है, दिख रहा होगा शायद। हाँ जी। अब क्या करना है अपन को, इस स्थिर इलेक्ट्रॉन पर एक फोटोन आपतित करवाना है। तो ये लीजिएगा, एक फोटोन हमने आपतित करवाया, ठीक है। तो ये हो गया सर आपतित फोटोन। ओके, चलो अब ये फोटोन है, तो आपतित फोटोन यानी फोटोन की ऊर्जा होती है एच न्यू। तो ये लीजिएगा, इसकी ऊर्जा E1 नाम दे दी मैंने, एच न्यू, और फोटोन का संवेग होता है एच न्यू बाई सी। ओके, ये स्थिर इलेक्ट्रॉन है। अगर इलेक्ट्रॉन स्थिर है तो उसका संवेग जीरो होगा। तो सर इसके पास में संवेग कितना है, जीरो, और ऊर्जा विराम द्रव्यमान ऊर्जा एम नॉट सी स्क्वायर के बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब क्या हुआ, ये फोटोन गति करता हुआ इस स्थिर इलेक्ट्रॉन से टक्कर करता है, और टक्कर के बाद में क्या होता है, फोटोन तो फाई कोण पर चला जाता है और इलेक्ट्रॉन थीटा कोण पर चला जाता है। तो आइएगा, कुछ ऐसा है, इस तरीके से है, देखना कुछ ऐसा होने वाला है यहाँ पे कि ये तो मैं डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन ले लेता हूं, ठीक है, और ये वाली जो दिशा है ये ले लेता हूं मैं वाई दिशा। तो ये लीजिएगा, ये वाली दिशा ले ली मैंने, कौन सी दिशा, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूं। सुनना, इसकी ऊर्जा एम नोट सी, ठीक है। तो ये एक्स दिशा हो गई, और ये कौन सी दिशा हो गई, वाई दिशा।
तो क्या कहा मैंने कि जो फोटोन है वो स्थिर इलेक्ट्रॉन से टक्कर करता है और टकराने के बाद में जो फोटोन है वो तो कितने कोण पर प्रकीर्णित हो जाता है, फाई कोण पर। तो सर ये जो फोटोन है ये फाई कोण पर प्रकीर्णित हो जाएगा, तो ये फोटोन फाई कोण पर प्रकीर्णित हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ। तो ये क्या है हमारे पास में, प्रकीर्णित फोटोन है। ओके, तो ये जो प्रकीर्णित फोटोन है इसका संवेग और इसकी ऊर्जा, तो डैश लगा देता हूं। इसका संवेग तो कितना हो जाएगा, एच न्यू डैश अपॉन सी, और ऊर्जा हो जाएगी इसकी एच न्यू डैश। ठीक है, डैश डैश लगा दिया क्योंकि प्रकीर्णित फोटोन की आवर्ती हमने क्या ली है, न्यू डैश ली है। ओके, तो ये चला जाता है कितने कोण पर, फाइव कोण पर। ओके, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन चला जाता है कितने कोण पर, थीटा कोण पर। तो ये चला गया कितने कोण पर, थीटा कोण पर। ओके, तो अब सुनो, ये इलेक्ट्रॉन है तो इसका संवेग तो हो जाएगा mv और इसकी ऊर्जा हो जाएगी mc²। डैश लगा दिया इन पे और उन पे डैश नहीं है। ओके, आ जाओ। अब सुनो, बात करते हैं अपन, ये जो संवेग है इस संवेग के घटक बनाते हैं। किसके घटक बनाते हैं, संवेग के घटक बनाते हैं। चेक करो आओ ना। सबसे पहले इसको लिख देता हूं मैं यहां पर, प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो या प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो। आ जाओ। अब क्या करना है हमें, ध्यान देना, इसके कंपोनेंट बनाने हैं। इसके P1 डैश का कंपोनेंट बनाना है। अब कंपोनेंट कैसे बनते हैं सब जानते हैं ना, कोई ऐसा नहीं होगा जो जानता नहीं होगा। देखो, ये R है, ये थीटा है, तो सर ये होता है R cos थीटा, ये होता है R sin थीटा। जनरल बातें हैं, सबको आनी चाहिए। तो ऐसे ही कहूं मैं कि इधर संवेग है P1 डैश, ये एंगल है थीटा, तो इधर संवेग कितना हो जाएगा, P1 डैश सॉरी फाई है ना, तो ये तो हो जाएगा P1 डैश cos फाई और ये हो जाएगा P1 डैश sin फाई। ओके, ऐसे ही घटक बनाने हैं। आ जाओ देखो, तो सर इसके घटक बनाएंगे तो ये P1 डैश का इस x डायरेक्शन में घटक बनेगा कितना, P1 डैश cos फाई। और मैं आपको बता दूं P1 डैश का मान कितना है, एच न्यू डैश अपॉन सी, और ये हो जाएगा cos फाई। और इधर घटक बनेगा इसका क्या, P1 डैश sin फाई। तो ये बराबर हो जाएगा कितना, एच न्यू डैश अपॉन सी, और ये हो गया sin फाई। ओके, अब इसके घटक बनाने हैं, एक तो x दिशा में एक y दिशा में। तो चेक करो क्या घटक बनेंगे इसके। इस दिशा में घटक बनेंगे क्या, P2 डैश cos थीटा। ये हो जाएगा P2 डैश का मान कितना है, mv cos थीटा। और इधर इसका घटक बनेगा क्या, इधर इसका घटक बन जाएगा कितना, इधर इसका घटक बन जाएगा यहां पे P2 डैश sin फाई, तो सॉरी sin थीटा। तो ये हो जाएगा कितना, mv sin थीटा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, mv sin थीटा हो जाएगा। अब मेरी बात सुनना, ये तो हो गया इसका डायग्राम कंप्लीट। ये क्या हो गया, इसका डायग्राम कंप्लीट हो गया। कुछ नहीं किया, यहाँ पे एक स्थिर इलेक्ट्रॉन था जिस पर एक फोटोन आपतित हुआ। तो इसके बाद में क्या होता है, फोटोन तो फाई कोण पर और इलेक्ट्रॉन थीटा कोण पर क्या हो जाते हैं, प्रकीर्णित हो जाते हैं। ठीक है, फिर इसके संवेग के मैंने घटक बना दिए, डायग्राम मैंने इसके अंदर आप लोगों को समझा दिया। अब ध्यान देना सारे के सारे, इधर देखो ना। हाँ जी, देखो, अब आगे चलते हैं अपन। इसके आगे मैं लिखवाता हूं, हेडिंग लगाओ, कण यांत्रिकी द्वारा सफल व्याख्या ना, इसके अंदर लिखना। चलो बता दो कोई कितना लिखवा दिया भाई, जितनी लाइनें हो गई बता देना भाई, 6-7 लाइनें जो भी हो गई। हाँ जी, है ना। हाँ, लिखो इसके अंदर, एक एच न्यू ऊर्जा का फोटोन, एक एच न्यू ऊर्जा का फोटोन
गति करता हुआ एक स्थिर इलेक्ट्रॉन से टकराता है। एक एच न्यू ऊर्जा का फोटोन गति करता हुआ एक स्थिर इलेक्ट्रॉन से टकराता है और टक्कर के पश्चात फोटोन फाई कोण पर प्रकीर्णित हो जाता है और टक्कर के पश्चात फोटोन फाई कोण पर प्रकीर्णित हो जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन थीटा कोण पर चला जाता है। जबकि इलेक्ट्रॉन थीटा कोण पर चला जाता है। जबकि इलेक्ट्रॉन थीटा कोण पर चला जाता है। चलो एक काम करो, ये डायग्राम बना लो। जैसे डायग्राम बना लो मैसेज कर देना भाई ना। डायग्राम को बना लो, जैसे ही डायग्राम बना लो मैसेज कर देना ना।
हाँ जी, सुनेगा अब ना। अब अपन को क्या करनी है, इसकी कैलकुलेशन करनी है। क्या करनी है अपन को, इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो आओ अब ध्यान देना सारे के सारे, देखिएगा ना। इसकी अपन को अब कैलकुलेशन करनी है, देखिएगा। अब क्या करना है, अपन को ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाना है सबसे पहले। तो अपन क्या करेंगे, ऊर्जा संरक्षण के नियम से, चलो। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम किस तरीके से लगाएंगे अपन, ध्यान देना। ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाएंगे अपन कि टक्कर से पहले टोटल ऊर्जा, टक्कर के बाद की टोटल ऊर्जा ना। तो चेक करो ना, टक्कर से पहले की ऊर्जा देखो, एक तो ये रही एच न्यू, एक है एम नॉट सी स्क्वायर। तो इन दोनों को जोड़ दो। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे अपन, एच न्यू प्लस एम नॉट सी स्क्वायर बराबर, टक्कर के बाद की एनर्जी चेक करो। तो टक्कर के बाद की एनर्जी एक तो एम सी स्क्वायर है और एक एच न्यू डैश है। तो ये हो जाएगा एच न्यू डैश प्लस एम सी स्क्वायर। चलो एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस का एच न्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। तो एम सी स्क्वायर बराबर कितना आ गया, एच तो कॉमन निकाल लो, न्यू माइनस का न्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है, चलो वर्क कर दो इसका। वर्ग करने पर, तो वर्क करेंगे इसका तो क्या आएगा, एम स्क्वायर सी फोर बराबर एच स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश का स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी फोर प्लस टू एच न्यू माइनस का न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है, इसको दे देते हैं अपन समीकरण नंबर एक। इसको क्या देंगे अपन, समीकरण नंबर एक। चलो यहां तक उतार लो। हाँ जी, हाँ कुछ बारिश की वजह से हो सकती है नेटवर्क प्रॉब्लम, है ना। अगर नेटवर्क प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है तो रिकॉर्ड क्लास के अंदर देख लेना ना। तो ये लगाओ ऊर्जा संरक्षण का नियम, वर्क करने पर समीकरण नंबर एक तक उतार लो। अगर किसी के नेटवर्क प्रॉब्लम ज्यादा आ रही हो तो वो क्लास को रिकॉर्ड के अंदर देख लेना। ठीक है ना, रिकॉर्ड क्लास डलेगी उसमें देख लेना ना। उतार लिया। अब क्या करना है अपन को, सुनो। अब हम एक्स दिशा में संवेग संरक्षण का नियम लगाएंगे। तो चेक करना, इधर आ जाओ। सबसे पहले एक्स दिशा में संवेग संरक्षण का नियम लगाएंगे। एक्स दिशा में संवेग
संरक्षण के नियम से। तो भाई संवेग संरक्षण का नियम ये कहता है कि एक्स डायरेक्शन के अंदर टक्कर से पहले का संवेग टक्कर के बाद के संवेग के बराबर होना चाहिए। तो टक्कर से पहले का संवेग क्या है? एक तो एच न्यू अपॉन सी है और एक है 0। तो टक्कर से पहले तो क्या लिखेंगे अपन? देखो, टक्कर से पहले तो लिखेंगे अपन एच न्यू अपॉन सी प्लस 0 बराबर। टक्कर के बाद का चेक करो भाई। टक्कर के बाद का एक संवेग एक्स दिशा में ये रहा और एक ये रहा। एक है एच न्यू डैश अपॉन सी कॉस फाई और एक है एम वी कॉस थीटा। तो ये है एच न्यू डैश अपॉन सी कॉस फाई प्लस एम वी कॉस थीटा। ठीक है, सी से गुणा कर दो। सी से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? एच न्यू, इधर आ जाएगा एच न्यू डैश कॉस फाई और यहां से आ जाएगा एम बी सी कॉस थीटा। ठीक है, तो एम बी सी कॉस थीटा बराबर कितना आएगा? एच न्यू माइनस का एच न्यू डैश कॉस फाई। इसको दे देंगे अपन समीकरण नंबर 2। तो ये तो लगा दिया मैंने कौन सी दिशा के अंदर? संवेग संरक्षण का नियम एक्स दिशा के अंदर। अब ऐसे ही अपन लगाएंगे कौन सी दिशा में? वाई दिशा में संवेग संरक्षण के नियम से। तो चेक करो, फिर बाद में उतारना। वाई दिशा में संवेग संरक्षण के नियम से। तो वाई दिशा में संवेग संरक्षण का नियम लगाओ। देखो भाई, तो डायग्राम देखो। ओके, वाई दिशा के अंदर संवेग संरक्षण का नियम लगाना। तो देखो, टक्कर से पहले तो कोई संवेग नहीं है, 0 है। और टक्कर के बाद दो संवेग है, एक है एच न्यू डैश अपॉन सी साइन फाई, एक है एम वी साइन थीटा। दोनों अपोजिट हैं। तो टक्कर से पहले तो कितना है? 0 है। और टक्कर के बाद है एच डैश अपॉन साइन, ये तो है ऊपर। और एक एम बी साइन थीटा ये है नीचे की तरफ, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है तो माइनस आ जाएगा। तो ये आ गया एम बी सी साइन थीटा। तो यह सॉरी एम बी साइन थीटा। ओके, इसको इधर ले आओ। तो एम बी साइन थीटा बराबर एच न्यू डैश अपॉन सी साइन फाई। सी का गुणा करो तो एम बी सी साइन थीटा बराबर एच न्यू डैश साइन फाई। इसको देंगे अपन समीकरण नंबर 3। यहां तक उतारो।
चलो अब ध्यान देना, इसके आगे क्या करना है, अपन को समीकरण 2 और 3 का वर्ग करके जोड़ना है। ठीक है, तो मैं कुछ उतार ली होगी एक दो लाइन तो, यहां तक तो उतार लिया होगा। अब क्या करना है, 2 और 3 का वर्ग करके जोड़ना है। तो चेक करो भाई, आ जाओ। समीकरण 2 व 3 का वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ने पर ओके आओ देखो, इधर क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इधर हो जाएगा एम स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, वर्क करके जोड़ेंगे। ठीक है भाई, आ जाओ। इसके बाद में इधर इसका वर्क करो, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव माइनस का 2 एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश कॉस फाइव। ऐसा है, चलो वर्ग कर दिया इसका भी हमने, इसका भी वर्ग करना है और जोड़ना है, तो ये हो गया एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। ओके, ठीक है, सही है ये, बिल्कुल। हाँ ठीक है, चलो अब क्या करना है, यहां से कॉमन निकाल लो, एम स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक हो जाएगा। इधर आओ, इधर यहां से हो गया ये एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है क्या, एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर, तो एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव एक हो जाएगा। फिर ये माइनस का 2 एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश कॉस फाइव। ठीक है, ओके, इसको मिटा देता हूँ ना। हाँ जी, ये आ गया। तो हमने कहां तक समीकरण दे दी थी, हमने समीकरण 1 2 3 दे दी थी, है ना। एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, इसको देंगे अपन 4। अब एक काम करते हैं, समीकरण 1 में से 4 को घटा देते हैं। समीकरण 1 में से समीकरण 4 को घटाने पर, तो यहां से है एम स्क्वायर सी फोर और इधर है एम स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। चलो इसमें से इसको घटाएंगे, तो पहले तो पूरा ही लिख लेता हूं मैं, एच स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश का होल स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी फोर प्लस 2 एच न्यू माइनस का न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर। फिर इधर घटाएंगे तो एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर माइनस का एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर प्लस 2 एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश कॉस फाइव। ओके, जो कॉमन लेना है वो कॉमन ले लेते हैं। इधर आओ, इन दोनों स्टेप के अंदर से क्या कॉमन है, एम स्क्वायर सी फोर कॉमन है, इधर बचेगा 1, इसका इसके नीचे भाग लगाओगे, एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर वी स्क्वायर बचेगा, नीचे सी स्क्वायर बचेगा, बराबर। इधर आओ, हाँ जी, एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये एच स्क्वायर तो भाई, इसका होल करे, होल स्क्वायर करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, साथ में एच स्क्वायर से भी गुणा करता चलूंगा मैं, तो ये तो चीजें आनी चाहिए आप लोगों को, कोई बड़ी मुद्दे है ही नहीं इन चीजों के अंदर तो। ओके, ये लीजिएगा, आगे चलते हैं। आगे इधर है हमारे पास में एम नॉट स्क्वायर सी फोर, फिर है मेरे पास में 2 एच न्यू माइनस का न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर, फिर इधर है मेरे पास में माइनस का एच स्क्वायर माइनस का एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर प्लस 2 एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश कॉस फाइव। ओके, जो कट रहा है उसको काट देंगे। क्या कट रहा है मेरे भाई,
कट रहा है इसके अंदर से क्या, एक तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ठीक है। चलो यहां तक उतार लो एक बार, नीचे चला जाएगा नहीं तो ये, यहां तक उतार लो। चलो इसके आगे चेक करना। अब देखिएगा, जो कट रहा है उसे काट देते हैं, और ये हो गया एम स्क्वायर 1 - v² बटा सी स्क्वायर सी, यहां से कट गया। अब चेक करो क्या क्या स्टेप बचती है, एक ये बचती है, एक ये बचती है। तो पहले ये लिख देता हूं 2h² न्यू न्यू डैश cos फाई, ठीक है। फिर ये लिख देता हूं 2h² न्यू न्यू डैश, फिर आगे लिख देता हूं m0² c4, ठीक है। और साथ में लिख देता हूं 2h
न्यू माइनस का न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है, चलो आ जाओ, अब सुनना सारे के सारे, चेक करना। मैं इसको दे देता हूं, नेक्स्ट समीकरण कौन सा आ गया, एक आ गया था, दो आ गया था, तीन आ गया था, फिर इसके बाद में चार आ गया था, एक से चार घटाया था, पांच दे देते हैं इसको ना। ठीक है, अब एक संबंध होता है, पढ़ रखा होगा आप लोगों ने, कि m और m नॉट में क्या संबंध होता है, m बराबर होता है m नॉट रूट के अंदर वन माइनस वी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, इधर लिख देता हूं और इसको इधर लियो, m रूट वन माइनस वी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर बराबर कितना आ गया, m नॉट आ गया, वर्क कर देंगे, m स्क्वायर वन माइनस वी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर बराबर m नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो इसको दे देते हैं 6, और 6 से मान किस में रख देंगे, 5 में रख देंगे, 6 से मान अपन किस में रख देंगे, 5 में रख देंगे। ठीक आ रही है, तो समीकरण 6 से मान 5 में रखने पर, 6 से मान 5 में रखने पर, 6 से मान 5 में रखेंगे किसकी जगह, तो मैं आपको बता देता हूं, इसकी जगह रखेंगे अपन क्या, एम नॉट स्क्वायर C4। ओके, आगे है 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश, कॉमन निकाल लिया इसमें से, तो ये आ गया cos फाई माइनस का 1 है ना, उन दोनों में से, और फिर है आगे मेरे पास में एम नॉट स्क्वायर C4, फिर है 2h न्यू माइनस का न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है, अब आपको वापस बता दूं, इससे अगेन ये कट गया, तो ये बचेगा मेरे पास में, ये इधर आएगा, इससे कटेगा तो जीरो आएगा, तो जीरो बराबर आ गया 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश कॉस फाई माइनस का 1, और फिर है मेरे पास में 2h न्यू माइनस न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है, चलो एक बार ये उतार लो। ठीक है, इसके आगे चेक करो ना, अब क्या करना है हमको, चेक करो, मैं इसको इधर लेके आ रहा हूं, तो 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश
वन माइनस कॉस फाइव। सर ये क्यों किया आपने? अरे भाई देखो, ये इधर आएगा तो माइनस में होगा, ये इधर आएगा तो माइनस में होगा ना, पर मैं अंदर वाला जो है उसको चेंज कर दिया, वन माइनस कॉस फाइव, तो वो माइनस उस माइनस को प्लस कर देगा। ओके, तो ये आ गया 2h न्यू माइनस न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर। ओके, जो कट रहा है काट देते हैं, टू कट जाएगा, एक h कट जाएगा, तो h न्यू न्यू डैश, h न्यू न्यू डैश आएगा, फिर इधर आएगा वन माइनस कॉस फाइव बराबर, ओके कितना बचेगा, न्यू न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर। हाँ जी, अब क्या करना है, सुनो देखो मेरी बात को समझना ढंग से। मैं एक काम करता हूं, इस एम नॉट सी स्क्वायर को इसके नीचे ले आता हूं, तो एच बटा कितना आ गया, एम नॉट सी स्क्वायर, फिर ये है वन माइनस कॉस फाइव, और इधर से न्यू न्यू डैश को इसके नीचे ले आता हूं, तो ये न्यू माइनस न्यू डैश बटा न्यू न्यू डैश। ओके, अब इसके बाद में चेक करो क्या करना है हमको। देखो एक काम करते हैं, ये है एच बटा एम नॉट सी स्क्वायर वन माइनस कॉस फाइव, तो इसको सेपरेट डिवाइड कर लो, न्यू अपॉन न्यू न्यू डैश और न्यू डैश अपॉन न्यू न्यू डैश। ओके, अब इधर ले लेता हूं, एच अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर वन माइनस कॉस फाइव, इधर न्यू से न्यू कट जाएगा तो वन अपॉन न्यू डैश हो गया, और इधर बच जाएगा न्यू। अब एक काम करते हैं, यहाँ सी स्क्वायर है, एक सी इधर भेज देते हैं, तो एच अपॉन एम नॉट सी वन माइनस कॉस फाइव बराबर हो गया सी अपॉन न्यू डैश बटा सी अपॉन न्यू, या फिर बोल दो पूरी इक्वेशन को अपन ने किससे गुणा कर दिया, सी से, तो ये हो गया एच अपॉन एम नॉट सी वन माइनस कॉस फाइव, इसको लैम्डा डैश लिख देते हैं, इसको लैम्डा लिख देते हैं अपन। ठीक है, तो यहां तक उतारो। तो ये जो मेरे पास में फॉर्मूला आया है, यही क्या है, तरंग धैर्य में कॉम्पटन विस्थापन का सूत्र है। जगह थोड़ी कम बच रही है, इसके बाद में इधर ले लेता हूं, तो ये हो गया लेमडा डैश माइनस लेमडा बराबर एच अपॉन एम नॉट सी वन माइनस कॉस फाइव। ये वाला फॉर्मूला लिखा है मैंने वापस, है ना, उतार लो ना, यहां तक उतार लो। इसके आगे करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर, आज के लिए इतना ही, इसके आगे कल व्याख्या होगी इस फॉर्मूले की, ठीक है ना।